वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस सेशन 12 पर डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, द सुप्रीम कोर्ट, jurisdiction of the Supreme Court, guardian of the Constitution, protector of fundamental right, judicial review, public interest litigation। यहाँ पर हम बात करेंगे जुडिशरी सिस्टम के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस के बारे में और किस तरह से हम अपनी पब्लिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। Introduction. The Supreme Court is the highest court of India. It is at the apex of the Indian judicial system. India has a single unified and integrated judicial system. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है that is the highest court in India और जो भी जुडिशरी सिस्टम फॉलो होता है वो एक यूनिफाइड फॉर्म में या फिर एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, द यूनियन लेजिस्लेचर which is known as Parliament, makes laws for the whole country in respect of the Union and the concurrent lists, and the executive comprising the President, Council of Ministers, and bureaucracy enforces them. The third organ of the government has an equally important role to play. अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर की, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, जो कि लॉज बनाता है होल कंट्री के लिए और दैट टू अकॉर्डिंग टू द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो फंक्शन करते हैं दैट इज दे आर द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। ये सभी मिलकर जो है अपना रोल मेजरली प्ले करते हैं और जो थर्ड ऑर्गन आती है गवर्नमेंट की वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में। लेट्स सी salient features of the Indian Constitution that the distinct feature of our judiciary is that it is a single unified integrated judicial system for the whole country। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और की जो जुडिशियरी सिस्टम है बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे एक सिंगल यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में पहले सुप्रीम कोर्ट है दैट इज ऑन द हायर लेवल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके नीचे आता है नेक्स्ट स्टेट हाई कोर्ट्स एंड देन बिलो दैट कम्स द सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फंक्शन करता है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एसेंशियल। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी जो है 25 अदर जजेस आर देयर। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट मे इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इफ इट डीम्स नेसेसरी। कि जो पार्लियामेंट है वो इंक्रीज कर सकता है अगर अकॉर्डिंगली टू द नेसेसिटी, डिपेंड करता है कि अगर नेसेसिटी है तो वो भी नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिसाइड्स द चीफ जस्टिस देयर वर ओनली 7 अदर जजेस। द पार्लियामेंट हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब चीफ जस्टिस के अलावा 7 और जजेस हैं जो कि फंक्शन करते हैं यहाँ पे और जो पार्लियामेंट ने इंक्रीज किया है जजेस को, नंबर ऑफ जजेस को टाइम टू टाइम। Now we can see as in 2005 there are 25 judges besides the chief justice। कि chief justice के अलावा 25 judges जो है वहां पर they are working। Next, the senior most judge of the Supreme Court is appointed as the chief justice of India। जो senior most judge है उन्हें as a chief justice appoint करते हैं इंडिया के। Then while appointing other judges the president is bound to consult the chief justice and other senior judges if he deems proper.
whenever there is vacancy or a likely vacancy in the Supreme Court, the Chief Justice and 4 other senior most judges consider various names and recommend the names of the persons to be appointed as judges of the Supreme Court. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो he has to consult the Chief Justice while appointing the other judges, और चीफ जस्टिस के अलावा जो जितने सीनियर जजेस हैं they will also be consulted for that. ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस तरह की वैकेंसीज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि किस जो जजेस है सीनियर मोस्ट जजेस वो किनका नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिकमेंड करते हैं और फाइनली कौन अपॉइंट होगा एज अ जज. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस. क्या टेन्योर पीरियड है और किस कंडीशन में जो है जजेस कैन बी रिमूव्ड. He or she has been for at least 5 years a judge of as High Court or 2 or more than 2 such courts. कि एटलीस्ट 5 years तक वो जज रह चुका हो हाई कोर्ट का या 2 और 2 से ज्यादा years का अलग कोर्ट्स का, जैसे मे बी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हो सकता है, हायर कोर्ट्स जो होते हैं हाई कोर्ट्स उनका भी. He or she has been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more than 2 such courts. कि एटलीस्ट जो है 10 years तक वो एडवोकेट रह चुका हाई कोर्ट का या 2 से ज्यादा कोर्ट्स का. नेक्स्ट, he or she is in the opinion of the president a distinguished jurist. कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो बिल्कुल ही डिफरेंट जूरिस्ट हो, जजमेंट पावर्स उसकी अच्छी हो, जजिंग पावर्स जो है टेकिंग डिसीजन पावर्स जो है वो डिफरेंट हो. नेक्स्ट, a court of record. The Supreme Court is a court of record. It has 2 implications. All its decisions and judgments are cited as precedents in all courts of the country. They have the force of law and are binding on all lower courts and indeed the high courts. As a court of record, the Supreme Court can even send a person to jail who may have committed contempt of the court. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तो इट हैज 2 implications. एक तो पहले डिसीजंस जो जजमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उसके बाद दे शुड बी बाइंडेड बाय लॉज लाइक जो लोअर कोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है या फिर हायर कोर्ट्स के लिए. और एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हर एक पर्सन को जेल भेज सकता है जिसने की कंटेम्प्ट अटेम्प्ट किया है या दे हैव कमिटेड अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट द लॉ. Next, jurisdiction of the Supreme Court. The scope of powers of Supreme Court to hear and decide cases is called jurisdiction, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सुनवाई, या उसके बाद जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है केसेस पे. कई बार होता है कि उस प्रॉपर हियरिंग पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता तो नेक्स्ट हियरिंग के लिए बुलाया जाता है. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज 3 types of jurisdictions. jurisdictions जो है 3 types में है. यहाँ पे ओरिजिनल एक तो हो गया, वन इज ओरिजिनल, appellate and advisory. So these are various forms of jurisdiction which Supreme Courts follow. Let us now examine the 3 jurisdictions. Now first let's talk about original jurisdiction. The cases or disputes that come under the original jurisdiction are given below. अब यहाँ पे क्या disputes आ रहे हैं original jurisdiction में. First is disputes between the government of India on the one side and one or more states on the other side. कि अगर मान लो disputes आ गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में. सेकेंड, disputes between the government of India and one or more states on one side and one or more states on the other side. कि एक तरफ एक स्टेट्स है एक या एक से ज्यादा और दूसरी तरफ भी जो है एक से ज्यादा स्टेट्स जो है वो आपस में दे आर हैविंग द डिस्प्यूट्स. थर्ड इज डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स. 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हुए. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इन्वेस्टेड विद स्पेशल पावर्स इन द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कि जो सुप्रीम कोर्ट है it lays
special powers are fundamental rights. In this connection, it has the power to issue directions और writs कि वो उसके पास पावर है कि वो कुछ लाइक इश्यूज आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या डायरेक्शंस या गाइडलाइंस दे सकते हैं. नाउ केसेस अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PIL, कैन आल्सो बी हर्ड डायरेक्टली. This is an extra constitutional practice. There is no mention of PIL in the constitution. सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं हम, लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया. नेक्स्ट कम्स appellate jurisdiction. The power of a superior or higher court to hear and decide appeals against the judgment of a lower court is called appellate jurisdiction. मतलब हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ है, उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की उस चीज के लिए कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस फॉरवर्ड हुआ है, एक अपील फॉरवर्ड करना. द सुप्रीम कोर्ट हैज वास्ट appellate jurisdiction. It hears appeals against the judgment of the high courts. कि जो हाई कोर्ट से अपील आती हैं उन्हें दे टेक इट एज अ केस और उनकी सुनवाई होती है वहां पर. Thus, it is the highest and the final court of appeal. तो हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और फाइनली जो जजमेंट या फाइनल डिसीजन वो देता है दैट इज अंडर सुप्रीम कोर्ट. इफ वन ऑफ द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, वन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल एन अपील. मान लो कि अगर जो डिसीजन लिया हाई कोर्ट ने, अगर उससे भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होता या जो पार्टीज वहां पर केस जिनका केस चल रहा है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं और फिर से वो केस जो है दैट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. नेक्स्ट, अपील्स इन सिविल केसेस. If a civil case involves a substantial point of law of public importance needing interpretation of the constitution or law, an appeal against the high court decision can be made to Supreme Court. कि अगर मान लो एक सिविल केस है जिसमें कि पब्लिक इंपॉर्टेंस को पॉइंट आउट किया गया है और ये अपील जो है आगे हाई कोर्ट डिसीजन में भी कर सकते हैं या फिर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी. Next, appeals in criminal cases. Firstly, if a high court sets aside an appeal or an order of acquittal passed by a lower court and awards death sentence to the accused, he may bring an appeal to the Supreme Court by right. अगर suppose कि हाई कोर्ट ने अपील को साइड में कर दिया, इट हैज सेट असाइड, और एक ऑर्डर जो है वो पास हुआ था लोअर कोर्ट से, लेकिन जो डिसीजन लिया गया अगर डेथ सेंटेंस के लिए, तो वो पर्सन अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने राइट के लिए. नेक्स्ट, सेकेंडली, अपील कैन ऑल्सो बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट विड्रॉज अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ, डिक्लेयर्स द एक्यूज्ड गिल्टी एंड अवॉर्ड्स डेथ सेंटेंस. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट विड्रॉ कर जाता है केस लोअर कोर्ट से और उसके बाद वो एक्यूज को गिल्टी फाइंड करता है और फाइनली वो उसे कहता है कि अवॉर्ड्स इट एज अ डेथ सेंटेंस, मतलब फांसी की सजा सुना देता है, तो वो जो है आगे फॉरवर्ड कर सकता है या अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए. नेक्स्ट, द अपील इन केसेस अदर देन दीज टू कैटेगरीज may also be brought to the Supreme Court provided the High Court grants a certificate that the case is fit for appeal to the Supreme Court. कि एक अपील कर सकते हैं लाइक कैटेगरीज जिसमें कि हाई कोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है दैट दीज केसेस आर ब्रॉट फ्रॉम हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, और एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है कि पहले अपील के लिए कि अब ये केस जो है वो आगे फॉरवर्ड होना चाहिए. Next, appeals in constitutional cases. A constitutional case is neither a civil dispute nor concerning a crime. Constitutional cases ना ही civil disputes होते हैं और ना ही वो related होते हैं crime से. It is a case arising out of different interpretations of constitution, mainly regarding the fundamental rights. अब यहाँ पर आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है इट कैन बी डन
then in such constitutional cases an appeal can be taken to the Supreme Court only if a High Court certifies that the matter in dispute involves a substantial question of law. कि आगे वो तभी फॉरवर्ड हो सकता है जब हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई कर देती है कि जो ये डिस्प्यूट है वो it requires a lot of substantial question of law. Now let's talk about advisory jurisdiction. This power implies court's right to give advice. If sought, under advisory jurisdiction, the President of India may refer any question of law or public importance to Supreme Court for its advice. But the Supreme Court is not bound to give advice. कि जो कोर्ट का राइट है कि वो एडवाइस सीख कर सकता है और ये एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन के अंदर है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो आगे गाइडेंस के लिए अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंडेड नहीं है कि वो एडवाइस देगी देगी। सिर्फ अगर प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करता है या रेफर करता है कि हाँ हमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कुछ एडवाइस चाहिए तो इट डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो बाउंडेड नहीं है कि वो उसे एडवाइस देगी। Now, whenever the court has given its advice, the president has always accepted it. कि जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा वो प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट किया भी है। The court refused to give its advice on the question whether a temple existed at the spot where बाबरी मस्जिद was built at अयोध्या। वहाँ पे कोर्ट ने जो है वो कोई एडवाइस या सजेशन नहीं दिया और ये केस जो था वो बहुत काफी टाइम से चलता रहा कि जो टेम्पल वहां पे अयोध्या में वो होना चाहिए या फिर बाबरी मस्जिद। नेक्स्ट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड द सुप्रीम कोर्ट इज इट्स इंटरप्रेटर एंड guardian. It does not allow the executive or the parliament to violate any provision of the constitution. If it finds violation of any provision of the constitution, it may declare the concerning law as ultra vires or null and void. कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अलाउ नहीं करता पार्लियामेंट को कि वो किसी भी तरह के प्रोविजन को वायलेट कर सके, और अगर कोई भी वायलेशन अगर फाइंड की जाती है किसी भी प्रोविजन में तो उस लॉ को जो है वो नल डिक्लेयर किया जाएगा या वॉइड या फिर अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम उसे बोलते हैं कि वो एक गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का और हर चीज को प्रॉपर्ली रिव्यू करने के बाद ही वो एक डिसीजन देता है। नाउ, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक प्रोटेक्टर की तरह भी एक्ट करता है। लेट्स सी, द सुप्रीम कोर्ट हैज कंकरेंट राइट विद द हाई कोर्ट्स to issue directions, orders and writs for enforcement of fundamental rights. These are in the nature of the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. यहाँ पर आप देखोगे कि ये writs mentioned है fundamental rights में। Next, the Supreme Court has the right to declare a law passed by the legislature null and void if it encroaches upon our fundamental rights. It has rejected many legislations which violated fundamental rights. कि सुप्रीम कोर्ट है उसने डिक्लेयर किया कि it has the right that a law should be passed, लेकिन अगर वो डिक्लेयर हो सकता है null या void अगर उसमें कुछ legislations जो they are against the fundamental rights या against legislations. Now, review of its own judgment. If the Supreme Court discovers that there are some new facts or evidences, or if it is satisfied that some mistake or error took place in its previous decision, it has the power to review the case and alter its previous decisions.
कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पार्ट पे न्यू फैक्ट्स, न्यू आइडियाज या एविडेंसेस को निकाल सकता है, डिस्कवर कर सकता है, और साथ ही जो है वो एविडेंसेस these are kept forever or error took place in its previous decision. It has the power to review the case and alter its previous decisions. कि उन्हें पावर दे कि वो इसको डिसीजन को जो है वो ऑल्टर कर सके. दिस इज जनरली डन व्हेन अ रिव्यू पिटीशन इज फाइल्ड. कि अगर कोई रिव्यू पिटीशन फाइल्ड होती है तो ये सारा प्रोसीजर जो है इट कैन बी चेक्ड आउट कि वेदर द एविडेंसेस आर करेक्ट और नॉट. नॉर्मली रिव्यू इज डन बाय अ बिगर बेंच than the one that originally decided the case. रिव्यू जो हुआ था वो बिगर बेंच से हुआ था और एक से ज्यादा जो है वो स्टूडेंट एक से ज्यादा जो है इट कैन नॉट बी डिसाइडेड इन द केस. Now judicial review. It is a process through which judiciary examines whether a law enacted by a legislature or an action of the executive is in accordance with the constitution or not. कि क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, क्या जो लॉ एनेक्ट किया जा रहा है इट इज अंडर द लेजिस्लेशन सिस्टम. देन द पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू वाज फर्स्ट एक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर थी दैट वाज एक्वायर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. यूनाइटेड स्टेट्स में जो है सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक्वायर किया था फर्स्ट टाइम. और यहाँ अब इसके बाद नाउ इट इज फ्रीली एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and in many countries. So it is also a practice in other countries. Our high courts also exercise this power. कि वो भी practice करते हैं इसे. Next, judicial review does not mean that every law passed by the legislature is taken up by the Supreme Court for review. कि जो judicial review है वो हर एक law के through नहीं है. Next, it also means that the court will review the law as and when it gets an opportunity. कि कोर्ट अपने आप ही रिव्यू कर लेगा कि क्या लॉज उसे बनाने चाहिए और क्या नहीं. This is possible in two ways. First, the court can review the law if its validity is challenged. कि अगर उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया तब उस कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है लॉ को. या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गेट एन अपॉर्चुनिटी to review and to review a law in another situation. तो मे बी कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले कि वो किसी और सिचुएशन में कंसिडर कर सके उसे. Next, in a democratic country like India, the power of judicial review is an important guarantee of the rights of the people. कि जो judicial review है वो एक important part है. Next, besides the Supreme Court has been interpreting various provisions of the Constitution, its rulings are treated as law of the land. कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो rulings है वो एक law of land की तरह. Next, the right to equality is an important right which ensures equality before law. The right to equality also means absence of special privileges and inequality of treatment. कि जो right to equality है वो इसका मतलब ये है कि एब्सेंस है स्पेशल प्रिविलेजेस की या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ हो. Now comes the right to freedom has given various tasks or various kinds of freedoms to all of us. But the freedom of press was not mentioned in the constitution. कि जो freedom of press है वो mentioned नहीं है constitution के अंदर. The Supreme Court has regarded the right to know as an important right to be able to take part in the participatory process of development and democracy. कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आगे डिक्लेयर किया है कि जो राइट है राइट टू नो वो इम्पोर्टेंट राइट है और इससे जो हम पार्टिसिपेट करते हैं. The Supreme Court through its power of judicial review has guarded our rights in various walks of life. The Supreme Court has given momentous decisions called जुडिशियल एक्टिविज्म. कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मोमेंटस डिसीजंस दिया जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको हम बोलते हैं PIL. द कोर्ट परमिटेड केसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. It means that even people who are not directly involved in that case
may bring to the notice of the court matters of public interest, कि जबकि अगर वो पीपल जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो मैटर्स को ला सकते हैं कोर्ट के आगे एज ए फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट. It is a privilege of the court to entertain the application for public interest litigation. अब यहाँ पर कोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्या किस तरह की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी गई है. The concept of PIL was introduced by Justice P.N. Bhagwati. कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो P.N. भगवती ने स्टार्ट किया था. Now PIL is important because justice is now easily available to the poor and the weaker sections of society. कि जो justice है वो अब proper मिलता है poor को भी या फिर weaker sections को भी. Now under PIL the rights of under trials held under illegal detention have been restored. Under PIL the rights of under trials held under illegal detention have been restored. Then the Supreme Court has also taken up steps to free bonded laborers, tribals, slum dwellers, women in rescue homes, children in juvenile homes, child labor, etc. With more and more decisions coming from the Supreme Court, the scope of PIL has widened. तो यहाँ पर आप देखोगे कि PIL जैसे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे लेबर क्लास हो गई या फिर स्लम ड्वेलर्स हैं, चाइल्ड लेबर्स हैं, उनके लिए ये फंक्शन करते हैं. तो PIL जो है that concept of PIL has grown more. Now this is a small exercise for you, do it yourself. इसमें आपको बताना है what is judicial review. Second is what does PIL mean, इसकी full form बतानी है और इसका function क्या है. Then describe the composition of the Supreme Court. Next, Supreme Court is the guardian of Indian Constitution and a protector of fundamental rights. Explain. Last is how can a judge of the Supreme Court be removed from office. कि जो Supreme Court का जज है उन्हें कैसे हटाया जा सकता है. Thank you.